गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे अध्याय फर्स्ट जो है आपका वास्तविक संख्याएं। उसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ से आज शुरू करना है हमको, क्योंकि हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन उसमें हमने सॉल्व किए हैं। तो कुछ इसमें और भी क्वेश्चन है, कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसा है। यदि एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। आप सभी लोग कापी और किताब लेकर के बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ऐसा हमको दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कोई एक धनात्मक संख्या हमको ले लेनी है। तो मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर क्या लेना पड़ेगा 3, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है 3m और 3m+1 के रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है तो हमारा जो b होगा भाजक यह इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा भाजक यही हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पर भाजक 3 है तो यहाँ पर भी हमको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर यदि भाजक 3 है तो इसका मतलब शेषफल जो हमारा हो जाएगा r, वह क्या होगा, शेषफल जब भी होगा तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शेषफल जब भी होगा तो भाजक से छोटा होता है, यानी कि 0 से बड़ा। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर 0 r b, इस तरह से। यानी कि शेषफल जो यहाँ पर है वह 0 से क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर a बराबर क्या होता है bq+r। यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यही होता है। अब यहाँ पर हम सेट करते हैं, यानी कि वैल्यू को पुट करके रख के देखते हैं। तो हो जाएगा a बराबर b, भाजक में कितना माना है यहाँ पर, देखिए 3 माना हमने भाजक को। तो लिखेंगे 3q+r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना यहाँ पर है, सबसे पहले 0 है तो लिखेंगे 0। तो हो जाएगा a बराबर 3q। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेना है। अगर वर्ग करना है, क्वेश्चन बोला गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वह 3m और 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक हमारा a है, अब इसका वर्ग करना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर क्या है 3q, तो इसका भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे a² बराबर 3q का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा, इस तरह से देखिए यहाँ पर 3q इंटू 3q। ठीक है, इस अंक का गुणा इस अंक में करेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और इस q का गुणा इस q में करेंगे तो कितना हो जाएगा q²। इस तरह से हो जाएगा a² बराबर 9q²। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a² बराबर 9 को हम किस मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3 इंटू 3q²। फिर इसको लिख सकते हैं a² बराबर इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं यम। ठीक है, आप यहाँ लिख देना जहां यम बराबर 3q²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आपको फिर लिखना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद लिखना पड़ेगा r बराबर, अब कितना रखेंगे 1। अभी तो हमने 0 रख के देखा, यह प्रोसेस किया है। अब उसके बाद r बराबर 1 रखेंगे, तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, तो जब हम r बराबर 1 रखेंगे इसी समीकरण में, जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी में रखेंगे a बराबर bq+r, a बराबर bq+r में यदि हम r बराबर 1 रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है आपको, हो जाएगा a बराबर b का वैल्यू यहाँ पर कितना है
बी का वैल्यू देखिए हमने कितना माना है 3, तो हो जाएगा 3q प्लस आर का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 हमको मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक मैंने a को माना है, अब इसका वर्ग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो पक्ष हो गया, एक बायां पक्ष दूसरा हो गया दायां पक्ष, दोनों का करना पड़ेगा वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, ये हो जाएगा a का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप एक फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 7th या 8th में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़े होंगे, तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 7th या 8th में। इसी बेस पे इस क्वेश्चन को लगाना है। अगर इसको हम मानते हैं a और इसको मानते हैं b, तो देखिए क्या होता है, लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है, मतलब a का यहाँ पर वैल्यू कितना है 3q, तो लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर b स्क्वायर है, तो b का वैल्यू कितना है 1, तो लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या है 2ab, यानी कि 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू देखिए कितना है 3q, लिखेंगे 3 इंटू b का वैल्यू कितना है यहाँ पर, और b का वैल्यू है 1, तो लिखेंगे 1। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, हमने यहाँ पर गुणा किया है 3q इंटू 3q, तो हो जाएगा 3 3 के 9 और q इंटू q कितना हो जाएगा q स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 का जब गुणा दो बार करेंगे, यानी कि इस तरह से 1 इंटू 1, देखिए 1 का गुणा 2 में नहीं करना है, 2 बार करना है, ठीक है। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 3 6 और 6 1 कम 6, ये हो जाएगा 6q। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन होगा देखते हैं। इसको लिखेंगे थोड़ा सा आर्डर में लिख लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस, इसको हम पहले लिख देते हैं, लिखेंगे 6q और उसके बाद इसको लिख देते हैं प्लस 1 लास्ट में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए a स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, कॉमन हम यहाँ पे करेंगे केवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन 3, जब 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर यहाँ पर बचेगा प्लस 3 गुना के 6, यानी कि 2q, क्या बचेगा 2q और यहाँ हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब इसी को हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे यम, ठीक है, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को क्या लिखेंगे यम, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या, इसको लिख सकते हैं यम, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर का मान कितना है 3m, और यहाँ पर भी a स्क्वायर है 3m प्लस 1, मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट साइड आपका है दोनों साइड में क्या है बराबर है, तो लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बाद में फिर आप एक बार और समझ सकते हैं। करना कुछ नहीं था क्वेश्चन में बोला है कि इस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो अब इसलिए आपको मानना पड़ेगा कोई एक ऐसी धनात्मक पूर्णांक, तो हमने a को माना है, ठीक है, कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आपको यह देखना है, यहाँ पर जो 3 है ना, इसका मतलब यह भाजक है, तो हमको जो भाजक मानना पड़ेगा यानी b का जो वैल्यू मानना पड़ेगा, इससे अधिक नहीं मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम b बराबर 3 मान लिया। अब उसके बाद जब भी शेषफल आएगा तो इससे छोटा आएगा,
इसका मतलब 0, 1, 2 शेषफल ये आ सकता है, लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है, या 3 भी नहीं हो सकता है। तो हमने यहाँ लिख दिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमने लगाया यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, a बराबर हो जाएगा हमारा b के स्थान पे लिखेंगे 3, हो जाएगा q प्लस r के स्थान पे क्या लिखेंगे 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है। लगा के देख लिया हमने इस तरह से, वैल्यू हमने आसानी से पुट करके देखा है। यहाँ पर भी a स्क्वायर का वैल्यू 3m प्लस 1 है और यहाँ पर स्क्वायर का वैल्यू 3m, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों स्थान पे क्या है बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक a के लिए जो वैल्यू हमारा आएगा वह 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10th है बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11th जो है मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है, तो यह क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। और क्वेश्चन नंबर 12th भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, जिस बेस में मैंने क्वेश्चन लगाया है ऐसा क्वेश्चन हुआ भी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लगाइएगा, यदि क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। थोड़ा सा इसमें 3-4 वैल्यू दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 378, 180 और 420 का हमको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। और किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मेथड से 378, 180 और 420 का हमको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ से दो वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, मतलब दो वैल्यू को आप सिलेक्ट कीजिए। 378, 180 और 420 में से कोई दो वैल्यू आप ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 378 और 180, ठीक है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ठीक है, इसके अनुसार हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 378, 180, इसी को लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 378 आपका क्या है 180 से बड़ा है। इसका मतलब अगर 378 180 से बड़ा है तो लिखेंगे 180 और 378 इस तरह से, मतलब जो बड़ा है उसको बनाएंगे भाज्य, जो छोटा है उसको बनाएंगे भाज्य, ठीक है। तो 180 का भाग करते हैं 378 में, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं 180 है, इसका मतलब अगर 18 मानते हैं तो 18 36 360, दो बार भाग आसानी से चला जाएगा। 18 36 300 हो जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करते हैं तो 8 में से 0 चला गया तो कितना बचेगा 8, 7 में से 6 चला गया तो 1 और 3 से 3 चला गया तो 0, मतलब यहाँ पर बचा 18। अगर यहाँ पर शेषफल हमारा 0 नहीं आया है, देखिए यहाँ पर 0 है नहीं है, अगर शेषफल 0 नहीं है तो इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। तो लिखेंगे फिर यहाँ पर पुनः इसको लिखेंगे 180। 18 का भाग करना पड़ेगा 180 में, तो 18 दहा में 10 बार जो भाग है पूरा पूरा चला जाएगा। 18 दहा में 180, 180 से 180 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा शेषफल 0। इसका मतलब शेषफल हमारा कितना आ गया 0। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया एचसीएफ कितना हो गया 18 हो गया। अब उसके बाद देखना पड़ेगा आपको, एक और वैल्यू बचा है यहाँ पे, यानी कि 420 बचा हुआ है और यहाँ पर हो गया 18। तो दोनों वैल्यू को फिर से हम एक साथ लेंगे, लिखेंगे पुनः 18 और 420 को एक साथ लेने पर ठीक है, एक साथ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 जो है छोटा है किससे 420
20 से, इसका मतलब 18 420 से छोटा है, तो यहाँ पर भाग करना पड़ेगा आपको 420 में, ठीक है। तो लिखेंगे 420 18। भाग कितनी बार चला जाएगा, तो भाग जो है ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कितनी बार भाग जा रहा है, 25 बार करके देखते हैं। 8 × 40 को 0, 8 दूनी 16 4 20, 1 बचे 5, 1 दूनी के 2, ठीक है। तो 0 5 2 2 4, 450। इसका मतलब कि यदि हम 25 बार करेंगे तो अधिक हो जाएगा, 24 बार भाग जो है कि चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 24 बार भाग चला जाएगा। तो 25 यानी कि 18 का गुणा 24 में करके देखते हैं हम, अब कितनी बार भाग चला जाता है। ये हो जाएगा 8 चौको 32 को 2, 8 दूनी के 16 और 3 19, फिर 1 चौको को 4, 1 दूनी के 2, ये हो जाएगा 2, 9 4 13 को 3, 2 और 3 और 1 4, 432। अभी भाग अधिक हो गया, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 23 बार, ठीक है। 23 बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा, इस बार कंफ्यूजन नहीं है। 8 3 के 24 को 4, 8 दूनी के 16, ये हो जाएगा 18, 1 3 3, 1 गुना के 2, 4 हो गया, 8 3 11 को 1 2 3 1 4, 414, यानी कि 23 बार भाग चला जाएगा 414 बार। तो 420 से 414 को यदि माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 6। यहाँ पर हमारा शेषफल बचेगा, यानी कि शेषफल अभी भी 0 नहीं है, तो इस प्रक्रिया को और आगे अभी तक हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल हो जाएगा भाजक, और यह हो जाएगा हमारा भाज। अब 6 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 18 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 6 दिया कितना हो जाएगा 18, इस शेषफल कितना आ गया 0। इसका मतलब शेषफल 0 आ गया, तो प्रक्रिया यही समाप्त होती है। तो लिखेंगे यह प्रक्रिया यही समाप्त होती है, क्योंकि शेषफल 0 है। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, जो हमारा लास्ट भाजक है ये हमारा क्या हो जाएगा HCF, यानी कि 18। तो 18 जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा लास्ट भाजक है वो कितना है 6, लास्ट भाजक कितना है 6, यही हमारा हो जाएगा HCF, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको लगाना है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 है। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब क्या निकालना है, यहाँ पर आपको HCF निकालना है, ठीक है। इससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। यानी कि यहाँ पर अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल जो है इतना हमारा बचना चाहिए। तो यदि हम शेषफल को पहले ही घटा देंगे तो फिर उसके बाद शेषफल बचेगा कुछ, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले जो तीनों संख्याएं दी गई हैं उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, शेषफल को घटाना पड़ेगा। यदि शेषफल को हम घटा देंगे तो फिर हमारा कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है यह है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14वां क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे दी गई संख्याएं कौन कौन सी संख्या दी गई, पहले उसको लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी संख्या दी गई है, 398, उसके बाद है 436, उसके बाद है 542, ठीक है। तो यह तीनों संख्याएं दी गई। क्वेश्चन में बोला गया है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः जो है 7, 11 और 15 प्राप्त हो। यानी कि जो शेषफल आपका बच रहा है यदि उसको माइनस कर देते हैं 7, 11 और 15, ठीक है। यदि इन तीनों शेषफलों को हम बारी बारी से घटा देते तो फिर उसके बाद शेषफल हमारा कुछ बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। तो वह संख्या हमको निकालना थोड़ा सा आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को निकालते हैं। 8 में से 7 चला गया तो 1, 9 और 3,
यानी पहली संख्या कितनी होगी 391, ठीक है। पहली संख्या कितनी होगी 391। दूसरी संख्या यहाँ पर 436 से घटाते हैं 11 को, 6 में से 1 चला गया तो 5, 3 में से 1 चला गया तो 2 और ये हो जाएगा आपका 425। अब 542 से 15 को घटाते हैं तो 12 में से 5 चला गया तो 7, 3 में से 1 चला गया तो 2 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 527। अब यहाँ से हमको 3 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, जो कि अगर यहाँ से हम भाग करेंगे उस बड़ी से बड़ी संख्या से, तो यहाँ पर आपका शेषफल जो है वो नहीं बचना चाहिए। तो लिखेंगे, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो लिखेंगे पहले दो संख्या को ले लेते हैं, 391 और 425 को ले लेते हैं। लिखेंगे 391 छोटा है किससे 425 से, इसका मतलब 425 यहाँ पर क्या है 391 से बड़ा है। तो लिखेंगे 391 425। देखिए भाग कितनी बार चला जाएगा, एक बार तो अब इसलिए भाग चला जाएगा आराम से। तो लिखेंगे 391 इंटू 1, तो 391। घटाइए यहाँ से, 5 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 4, 2 में से 9 जाएगा नहीं, 12 में से 9 चला गया तो 3, यहाँ बचा 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अब 34 का भाग करना पड़ेगा 391। इस भाग की प्रक्रिया को हमको और आगे बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया है, तो 34 का भाग करना पड़ेगा। तो 34 का भाग करेंगे 391 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो करके देखते हैं भाग कितनी बार चला जाता है यहाँ से। तो 34 दहा में 340 और 34 एक नहीं, 374। इसका मतलब 11 बार भाग चला जाएगा, ठीक है, 11 बार, फिर हो जाएगा 374। अब देखिए 391 में से 374 को घटाना है, तो 1 में से 4 तो जाएगा नहीं, 1 इससे लेकर 11 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 8 में से 7 चला गया तो 1, 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया है, तो यहाँ पर 34 को हमको भाज्य बनाना पड़ेगा। लिखेंगे 34, 17 गुना के 34, शेषफल कितना आया 0 आया। तो यहाँ से हमारा HCF क्या आ जाएगा 17 को लिखेंगे, अतः HCF बराबर कितना हो गया 17, ठीक है। लेकिन इसके बाद अभी यह वैल्यू जो हमारा HCF आया है, यह अभी एक और संख्या बची यहाँ पर 527। तो इन जो हमारा HCF आया है इसको और 527 को एक साथ लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे पुनः 17 और 527 को एक साथ लेने पर, एक साथ लेने पर, तो लिखेंगे 17 इजलेस देन 500, यहाँ कितना हो जाएगा 42। मतलब 542 जो है यहाँ पर 70 से क्या है बड़ा है, तो लिख देंगे। तो लिखेंगे 17 ये हो जाएगा 542। भाग देखिए कितनी बार जाता है, अगर हम 30 बार करते हैं, 17 का गुणा 30 बार करते हैं तो 17 यहाँ कितना होता है 51, 510 और यहाँ पर कितना है 542, ठीक है ना। इसका मतलब 31 बार करके देखते हैं, तो 510 में 17 जोड़ते हैं तो 527 हो जाएगा। तो इसका मतलब 11 बार भाग जो है चला जाएगा, कितनी बार 11 बार। तो 17 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 51, 510 और 17 51 17 हो जाएगा 527, ठीक है ना। 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 चला गया तो 1 और 5 में से 5 चला गया तो 0, यानी 15 यहाँ पर बचा है। अब 15 का भाग किस में करना पड़ेगा आपको, क्योंकि शेषफल तो 0 आया नहीं है, 17 में भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 एकम 15, कितना बचेगा यहाँ से 2, 2 का भाग किस में करना पड़ेगा 15 में, तो लिखेंगे 15। अब 2 का भाग करेंगे 15 में तो 2 सते 14, कितना बचेगा 1। अब 1 का भाग कितने में करेंगे 2 में, तो भाग चला जाएगा 1 गुना के 2, ठीक है। शेषफल कितना आ गया 0, यानी कि जो लास्ट भाजक हमारा कितना आया है 1। तो लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से
भाजन के प्रयोग से, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या मिलेगी हमको, एक। कितना मिलेगा, एक। तो ये हमारा क्या है, उत्तर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को लगाना है। ओके, यदि इस तरह से क्वेश्चन आप करते हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यार आप क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है, और इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन हमसे मेंशन कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम लगाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, या फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।